Hello everyone, how are you all and how is your studies going on and how is your health doing? I hope that both the things are going great. So today we are going to discuss about social aspects of sports. सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम है सोशलाइजेशन का बहुत ही ब्यूटीफुल मीडियम है। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है। देखिए सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिंदगी भर चलता है और उसमें एक इंसान जो है वो जिंदगी भर सीखता रहता है। लर्निंग जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं, जैसे जैसे सोसाइटीज डेवलप होती हैं, वैसे वैसे जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो भी चेंज होता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? ये डायनामिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से हम दूसरी जनरेशन को बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारी चीजें पास ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक सोसाइटी है ए सोसाइटी, वो रैशनल थिंकिंग के ऊपर बिलीव करती है। यानी कि उस सोसाइटी के अंदर ज्यादातर लोग हैं वो तार्किक नेचर के हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर जो है बिलीव करते हैं या बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से चलते हैं। वहीं पर एक और सोसाइटी है बी सोसाइटी, जो कि नॉर्मली स्टीरियोटाइप एनवायरमेंट वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो आप पाएंगे कि इन सोसाइटीज के अंदर जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी इन्हीं के जैसी होगी, क्योंकि एक बच्चा जो है या एक इंडिविजुअल जिस तरह के समाज में रहता है, जिस तरह की सोसाइटी में रहता है, वैसी ही चीजें वहां से वो सीखता चला जाता है, वैसा ही उसका साइकोलॉजिकल माइंड मेकअप होता चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एजुकेशन का भी तो कुछ रोल होगा। एजुकेशन का रोल है, लेकिन हमारी सोसाइटी की जो बिलीफ है, हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है, हमारी सोसाइटी का जो कोर नेचर है, वो इतना ज्यादा डीप डीप रूटन होता है, वो इतना ज्यादा कंडीशन होता है एक इंडिविजुअल के अंदर कि एजुकेशन को काफी समय लग जाता है एक इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस को चेंज करने में, जिस तरह का होना चाहिए वैसा उसको करने में। ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी अच्छी है, रैशनल थिंकिंग वाली सोसाइटी अच्छी है और स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी जो है वो अच्छी नहीं है। हर सोसाइटी का जो अपना कल्चर होता है, जो अपने बिलीफ्स होते हैं, जो अपने एक्शंस होते हैं, हम कहेंगे उसके साथ में उसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है। उसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है और उसके अलावा वो सोसाइटी कितनी इवॉल्व हुई है, कितनी एजुकेशन उस सोसाइटी के अंदर गई है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। अब जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इसका जो मेन इन्फ्लुएंस है, इस प्रोसेस का मेन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, आई एम सॉरी, इसका मेन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में। यानी कि आप पाएंगे कि हर सोसाइटी में लोगों का व्यवहार जो है वो अलग अलग तरह का होता है। तो बिहेवियर जो है हमारा उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है कि हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। नॉर्मली आप अपने आसपास भी पाएंगे तो बहुत सारे लोगों को आप देखकर ये अनुमान लगा पाते हैं बहुत आसानी से कि सो एंड सो पर्सन बिलोंग्स टू दैट प्लेस और दैट सोसाइटी वी कैन से, क्योंकि हमारे बिहेवियर में हम अपनी सोसाइटी को कैरी करते हैं, हम अपनी सोसाइटी की वैल्यूज को कैरी करते हैं। हमारे बिहेवियर के अलावा हमारे बिलीफ्स के अंदर, यानी कि हम किन चीजों पे बिलीव करते हैं, हमारे एक्शंस के अंदर जो है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। अब बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा हिस्सा है एक इंसान की जिंदगी का जो कि ऑलमोस्ट हर कल्चर के अंदर खेला गया है। स्पोर्ट्स हर कल्चर के अंदर खेला गया है, हर तरह के लोगों के द्वारा खेला गया है, देश के हर कोने में खेला गया है, इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म। स्पोर्ट्स किसी न किसी रूप में हर इंसान की जिंदगी से बहुत पुराने समय से ही जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे जो है एक्टिविटीज बदलती गई, जैसे जैसे जो है एडवांसमेंट होती गई सोसाइटीज में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो एक कोर नेचर हम कहेंगे एक फिजिकल एक्टिविटी की फॉर्म में जो है वो हमेशा से जो है एक इंडिविजुअल का, एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहा है। अब आप पाएंगे कि जैसे जैसे सोसाइटीज चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे हमारा स्पोर्ट्स भी चेंज होता जाता है। अब एक मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर एग्जांपल दूं तो आप पाएंगे कि आज के दिन जो है, जो ई गेम्स हैं, ई गेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि ई गेम्स के भी कॉम्पिटिशन्स जो है वो होने लगे हैं। तो एक तरीके से है ये भी एक स्पोर्ट्स ही है, ये भी एक गेम ही,
बट ये एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर खेला जाता है, प्लेग्राउंड के ऊपर जाकर जो है इसको नहीं खेला जाता है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी की मदद से खेला जाता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व हुई, जैसे जैसे जनरेशंस जो है, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स हुई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, वैसे वैसे हमारे स्पोर्ट्स के अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिले। अब आप पाएंगे कि बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स के प्लेग्राउंड है, तो वो सारे के सारे आप पाएंगे कि पहले के जमाने में या अर्ली सिविलाइजेशंस में जो है वो बहुत ही अलग तरह के होते थे, और आज के दिन हम देखते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम प्रॉपरली बायोमैकेनिकली जो है डिजाइंड होते हैं, ह्यूमन परफॉर्मेंस को एकदम मैक्सिमम उसकी पोटेंशियल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर एक बात और हम देखते हैं कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, उस सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर जो यूथ हमारा होता है, यूथ को बहुत ज्यादा फायदा होता है बजाय कि अडल्ट के। क्योंकि एक अडल्ट की तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजों की कंडीशनिंग जो है वो हो चुकी है, उसके एक अपने बिलीफ जो है वो हो चुके हैं नॉर्मली, एक उसका एक अपना सेट पैटर्न ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं, या उसकी एक अपनी आइडियोलॉजीज जो है वो बन चुकी हैं। लेकिन जो एक यूथ है वो अभी एक ऐसे सिचुएशन में है कि वो स्पोर्ट्स के थ्रू पार्टिसिपेट करके बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सीख सकता है, जो कि उसको सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल बनने में बहुत मदद करेंगी। तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो है हम, ये प्रोसेस हमारा सोसाइटी में, समाज में, लोगों के बीच में रहकर ही होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता है, और इसके अंदर जो है इंसान कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड सोशलाइजेशन की। देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन सभी इंडिविजुअल्स को जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल को जिंदगी भर के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारियों से आप दूर रहेंगे तो यू विल बी एन एसेट इन योर फैमिली एज वेल एज इन योर सोसाइटी। तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर आप इतना आसानी से ढल जाएंगे जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए, कि आपको कभी भी जो है अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्पोर्ट्स हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने का बहुत मौका देता है। इंटरपर्सनल का मतलब ये हुआ कि यानी कि दो लोगों के बीच में या फिर बाकी दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनसे बातचीत करना। तो स्पोर्ट्स के अंदर जो है बहुत आसानी से कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। और वही कम्युनिकेशन प्रोसेस जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर करते हैं, तो हम सोसाइटी के अंदर नॉर्मली किसी भी लेवल पर प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। तो स्पोर्ट्स बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर इनकलकेट करता है। यानी कि स्पोर्ट्स से एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन सीखता है, स्पोर्ट्स से वो कंपेटिटिवनेस की स्पिरिट सीखता है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन हमेशा अगर पॉजिटिव होता है तो ही अच्छा होता है। और कंपटीशन जो है वो पॉजिटिव कंपटीशन को ही हमें एनकरेज करना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ जीतने के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अनएक्सेप्टेबल मीन्स का यूज करने लगे जस्ट टू विन द कंपटीशन। अब आगे बात करेंगे, स्पोर्ट्स एक तरीके से एक प्राइमरी सोर्स माना गया है जो कि यूथ को मोल्ड करता है, और यूथ हमारे जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो हमारा भविष्य होते हैं। यानी कि हमारा फ्यूचर जो है एक नेशन का, एक देश का जो भविष्य है, वो उसके युवक होते हैं, उसके युवा होते हैं, उस देश के युवा एक देश का भविष्य होते हैं। तो एक युवा को बहुत अच्छे से मोल्ड करता है स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत सारी पॉजिटिव स्किल्स, बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज एक इंडिविजुअल के अंदर डालता है जो कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण जिससे हो सकता है। एक अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि एक अच्छे नागरिक को जो है डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल जीना चाहिए, ठीक है, एक अच्छे नागरिक को ऑनेस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, देश के लिए जो है कुछ कर मिटने की भावना होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स के अंदर भी ये भावना होती है, हम अपने देश के लिए मेडल लेकर आना चाहते हैं, हम अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमें अपने देश से प्यार प्रेम होता है। हम अपने देश के लिए जो है, अपने देश को हम इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
तो देखिए सोशलाइजेशन के बिना ना तो कोई इंडिविजुअल ना ही कोई सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि इंडिविजुअल्स और सोसाइटी जो है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के बिना जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के अंदर इंडिविजुअल्स जो है एक अच्छा कैरेक्टर अपना डेवलप करते हैं। कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक अच्छी पर्सनैलिटी, द बेस्ट पॉसिबल पर्सनैलिटी, यानी कि एक ह्यूमन का जो बेस्ट पॉसिबल वर्जन हो सकता है वो स्पोर्ट्स से निकल कर आता है। और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जैसे लॉयल्टी, एक अच्छे नागरिक को भी लॉयल होना चाहिए अपने देश के लिए, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल के अंदर लेकर आता है, और ये सारी चीजें एट द एंड जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं, नेशनलिज्म को बढ़ावा देती हैं। चलिए अब बात करेंगे स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन की। अभी तक हमने बात की एक तरीके से सोशलाइजेशन की, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एज ए सोशलाइजिंग एजेंसी। यानी कि स्पोर्ट्स किस तरीके से एज ए सोशलाइजिंग एजेंसी वर्क करता है, काम करता है। देखिए स्पोर्ट्स ये तो हमने जान लिया कि एक बहुत अच्छा मीडियम है सोशलाइजेशन करने के लिए। स्पोर्ट्स एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। यानी कि स्पोर्ट्स जो है वो क्या है, बहुत ही, इट्स अ पावरफुल मीडियम, एक बहुत पावरफुल मीडियम है। खेलना जो है वो एक इंडिविजुअल की दो रीजंस की वजह से है। पहला, एक इंडिविजुअल की, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैन की इनेट डिजायर होती है टू प्ले। एक इंडिविजुअल जो है वो अपने मन से खेलना चाहता है, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं होती है। फिर उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जो एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज डूइंग फिनोमिना होती हैं। यानी कि सारी की सारी एक्टिविटीज जो है आपको करनी पड़ती हैं, आपको करके ही उनकी प्रैक्टिस करके ही आप उनके परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा जो है इंटरेक्शन का मौका मिलता है। आप पाएंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर आप जब भी जाएंगे तो आपको इंटरेक्ट तो करना पड़ता ही है, आपको कम्युनिकेट तो आपस में करना पड़ता ही है। बिना कम्युनिकेशन के जो है हम स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा एक्सेल नहीं कर पाते हैं। आपको अपने कोच के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको एथलीट्स के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है, साथ में अगर कोई मैनेजर गए हैं, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आपको अपने मैनेजर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। यानी कि आपस में बातचीत, आपस में इंटरेक्शन आपको इतने सारे लोगों से करना पड़ता है, जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं उनसे भी आपको काफी बार इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो इतना ज्यादा इंटरेक्शन जो ये होता है, ये हमें बहुत अच्छे से सोशलाइज करने में हेल्प करता है। इसीलिए कहा गया है कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है सोशलाइजिंग एजेंसी का। अब एक बच्चे की बात करें तो एक बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो स्पोर्ट्स में कैसे होता है। देखिए स्पोर्ट्स के अंदर जब एक बच्चा खेलता है, तो खेलता है यानी कि वहां पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो बच्चा, वो इंडिविजुअल जो है अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी विल के हिसाब से खेलता है। बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, तो फ्रेंडशिप जो है बहुत सारे लोगों से उसकी डेवलप होती है। फ्रेंडशिप डेवलप होती है तो वो उन फ्रेंड्स को जो है जिंदगी भर के लिए सस्टेन करके रख पाता है। क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो एक हेल्दी फ्रेंडशिप होती है, और हेल्दी फ्रेंडशिप यूजुअली लाइफ लॉन्ग लास्ट करती हैं। फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर सबसे अच्छी खास बात यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर अगर किसी भी बच्चे की, इंडिविजुअल की अगर आपस में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाए, कोई भी अगर लड़ाई हो जाए, क्वारल हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो थोड़ी देर बाद जो है आप फिर से पाएंगे कि बच्चे वैसे के वैसे हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि खेल खेल में सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप देखिए कितने अच्छे, कितने सुंदर ढंग से जो है एक बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, कितने अच्छे से वो सोसाइटी के अंदर जो है अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है। सोसाइटी के अंदर जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज हैं, सोसाइटी के अंदर जो रिक्वायर्ड नॉर्म्स हैं, उनको वो ऑटोमेटिकली बिना किसी के सिखाए जो है वो अपने आप सीख पा रहा है। कैसे? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करके। अब बच्चे को सबसे ज्यादा बेनिफिट कब होता है? देखिए बच्चों को सबसे ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब स्पोर्ट्स के अंदर जो है एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो। कैसे एनवायरनमेंट में बच्चों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है? इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बेनिफिट मैक्सिमम टू चिल्ड्रन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा माहौल जहां पर हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई हो। यानी कि हर बच्चे को जो है वो
बराबर प्लेटफॉर्म दिया गया हो, सबको अवसर मिले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने का, तो हर बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट जो है मिल पाएगा। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे को जो है हमने फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना अलाउड कर दिया और किसी को हमने अलाउड नहीं किया। फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर जो है सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, बहुत सारी ऐसी सोशल स्किल्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल सीखता है। वैसे तो शुरू से ही हम काफी सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, सोशलाइजेशन की जब भी बात होगी तो सोशल स्किल्स की भी बात होगी, क्योंकि सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर अगर आपको अच्छे से एक्सेल करना है, आपको अच्छे से सोशलाइज होना है सोसाइटी के अंदर, तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज समथिंग विच एवरी सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, विच एवरी सोसाइटी इंडिविजुअल्स, हर सोसाइटी ये चाहती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनर में बिहेव करें, यानी कि कोई भी ऐसा व्यवहार ना हो जो कि वहां पर एक्सेप्टेबल ना हो। उसके अलावा क्या है, और क्या सोशल स्किल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस। स्पोर्ट्स के अंदर हम एक्सेप्टेंस हर चीज की सीख लेते हैं। गलती होती है तो भी हम उसको बड़ा जल्दी मान लेते हैं, और कोई हमारी हेल्प करता है तो वी kind of feel gratitude for that person, we say thank you। और या फिर कोई भी और चीज की, हाँ मुझे अच्छा लगा आपने मेरी हेल्प की, तो हेल्प लेने में जो है यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो बड़ी आसानी से मांग लेता है, उसको ऐसा कोई शर्म नहीं आती स्पोर्ट्स के अंदर। तो उसी तरीके से सोसाइटी के अंदर भी जब वो इंडिविजुअल जाता है तो उसको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ती है, या उसकी कोई अपनी गलती होती है, तो वो उसको भी आसानी से जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है जो कि स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। एंड डिसिप्लिन तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्लस बहुत सारी ऐसी सोशल स्किल्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को जो है उसकी लाइफ के अंदर एक बेटर ह्यूमन बनाने में हेल्प करती हैं, यानी कि उसको बहुत ज्यादा सोसाइटल सपोर्ट गेन करने में हेल्प करती हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं सोशलाइजेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस जो है बहुत सक्रिय है, एक्टिव तरीके से चलता रहता है, पैसिव नहीं है। एक्टिव प्रोसेस किसका है? लर्निंग का और सोशल डेवलपमेंट का। आप पाएंगे कि सोसाइटी के अंदर जो है, अगर आप अपनी जिंदगी को देखें तो आप आज से 5 साल पहले सोसाइटी आपको कैसे देखती थी, सोसाइटी के अंदर आपको कैसा महसूस होता था, क्या आपको अपनी जगह महसूस होती थी सोसाइटी के अंदर, और आज कैसी महसूस होती है, इसको एक बार आप कंपेयर करके देखिए, तो आप पाएंगे कि एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जो सोशलाइजेशन है ये ऐसा प्रोसेस है, ये ऐसी लर्निंग है जो कि जिंदगी भर चलती रहती है। जैसे जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे जैसे हम लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं सोशल वर्ल्ड के अंदर, हम अपने डिसीजंस बनाते हैं उस हिसाब से, फिर हमारी लाइफ को हम शेप करते हैं, तो हमारा सोशल वर्ल्ड उसी हिसाब से जो है शेप हो जाता है। अब आगे बात करेंगे स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन की। तो स्पोर्ट्स का सोशल चेंज लेकर आने में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल पीस बिल्डिंग, सोशल इंक्लूजन, पीस बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल दूं। कल ही जो है मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, उसके अंदर जो है ये था कि कश्मीर के अंदर हर 12 मिनट में एक ड्रग अडिक्ट जो है ओपीडी पहुंच रहा है, यानी कि नशे में धुत एक युवक व्यक्ति कोई भी हर 12 मिनट के अंदर जो है ओपीडी में एक कोई ना कोई पर्सन आ रहा है। तो आप सिचुएशन देखिए कि कितनी हैरान करने वाली है, कि मतलब इतना ज्यादा ड्रग जो है वो ड्रग एडिक्शन फैल गया है हमारे युवाओं के बीच में। तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मीडियम है यहाँ पर। तो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करके हम ये सोशल चेंज ला सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस को हम बेटर कर सकते हैं। तो ऐसा ड्रग अडिक्ट का शिकार हो गए, ड्रग अडिक्ट हो गए जो इंडिविजुअल्स, कहीं ना कहीं उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी जो है जरूर रही है, कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर रही है, कि चीजें कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ है कि ठीक से नहीं हो पाई हैं। तो वहां पर एक, उस एरिया में, कश्मीर के उस एरिया के अंदर जहां पर ये सिचुएशन है, बारामूला नाम की एक जगह है, वहां पर काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो वहां पर हम जो है ये सोशल चेंज लेकर आ सकते हैं, वहां पर हम पीस बिल्डिंग लेकर आ सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स को बच्चों को शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, स्पोर्ट्स के ऊपर काफी अगर फोकस
लेकर आया जाए तो। देखिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा मीडियम है, स्पोर्ट्स एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप बशर्ते उसके अंदर पार्टिसिपेट करना तो शुरू कीजिए। शुरू में तो मन सबका भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पर बातचीत हम ये कर रहे थे कि स्पोर्ट्स जो है वो एक इतना बड़ा मीडियम है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर सोशल चेंज लेकर आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी फिर उसके अंदर है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर हमारा क्या है, फिजिकल एजुकेशन। तो उसी तरह से स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी का सब डिसिप्लिन है, यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आता है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, जिसका फोकस होता है स्पोर्ट्स एज सोशल फिनोमिना, यानी कि स्पोर्ट्स किस तरह से एज अ सोशल फिनोमिना जो है वो देखा जाता है। ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग तरह के सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर्स को, पैटर्न्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है स्टडी करते हैं। देखिए हर सोसाइटी का अपना कल्चर है, तो सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर्स यानी कि हर सोसाइटी का अपना अपना अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग पैटर्न्स है, हर सोसाइटी की जो नींव है वो अलग अलग है। तो इसके अंदर हम इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं, किसके अंदर, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के अंदर। अब देखिए कुछ ऐसी सोशल वैल्यूज देख लेते हैं जिनको स्पोर्ट्स के द्वारा जो है बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि देयर आर मेनी सोशल वैल्यूज व्हिच आर प्रोमोटेड वाया इफ वन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। कुछ चीजें यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, जैसे कि फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है, डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करते हैं। डाइवर्सिटी यानी कि हर इंसान जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। हर इंसान जो है वो अलग है, तो हर इंसान से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रेसेस के लोग हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज के लोग हैं। तो आप पाएंगे कि इंडिया के अंदर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो टीम वर्क, टीम के उस टीम को साथ में लेकर चलना, यानी कि सब लोगों को एक साथ लेकर चलना और काम करना बहुत अच्छे से आप सीख जाते हैं। क्योंकि सब लोग एक साथ काम करते हैं तो हम अपने कॉमन गोल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो लक्ष्य होता है, वहां तक बहुत आसानी से हम पहुंच पाते हैं। टीम वर्क नॉर्मली जो है हमें टीम स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा। जितने भी टीम स्पोर्ट्स होते हैं वहां पर अगर एक टीम साथ में नहीं चलेगी तो हम नहीं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। प्लस साथ में कोऑपरेट जो है, हर खिलाड़ी को हर खिलाड़ी से कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। स्पोर्ट्समैनशिप एंड फेयर प्ले, स्पोर्ट्स एनकरेज करता है कि जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो रूल्स के हिसाब से खेले और हार जीत तो खेलों का हिस्सा है, उसको जो है एक्सेप्ट करें। एथिकल डिसीजन मेकिंग, स्पोर्ट्स के अंदर कोई इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है तो उसके पास में बहुत ऐसे मौके होते हैं कि वो अपने डिसीजंस ले। तो उन डिसीजंस को एथिकल वे में लेने के लिए स्पोर्ट्स जो है एनकरेज करता है, प्रमोट करता है। जैसे कि अगर कहीं पर किसी ने भी रूल्स का भी अगर वॉयलेशन किया है, या कहीं पर किसी ने किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स का कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका उल्लंघन किया है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगली बात है जेंडर इक्वालिटी। स्पोर्ट्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करता है, यानी कि मेन और वुमेन दोनों ही स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इस चीज के बीच में भेदभाव नहीं करता कि आप वुमेन हैं तो आप नहीं खेल सकती, आप मेन हैं तो आप खेल सकते हैं। Sports is gender neutral. I'll write this word here, this statement here, that sports is gender neutral. Neutral यानी कि ना तो मेन के फेवर में ना वुमेन के फेवर में, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर है रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। जो हमारे कोचेस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना स्पोर्ट्स के माध्यम से जो है हमें सीखने को मिलता है। देन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, स्पोर्ट्स में आप पाएंगे कि देश के अलग अलग हिस्से से खिलाड़ी भाग लेने आते हैं, और जो है इतने ज्यादा डाइवर्स खिलाड़ी होते हैं, तो सभी को जो है एक तरीके से एक साथ आकर मिलकर जो है खेलना होता है, काम करना होता है। तो इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, इस डाइवर्सिटी के अंदर एकता की भावना से रहना स्पोर्ट्स के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। इंक्लूजन यानी कि
सारे के सारे जितने भी डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग हैं सभी को बराबर मौके मिले, सभी को जो है बराबर अवसर मिले, सभी को फेयर प्ले का चांस मिले। फिर हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ, स्पोर्ट्स के अंदर भी देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि किसी न किसी इश्यू के ऊपर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व भी तो करना है। जब तक रिजोल्व नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो स्पोर्ट्स ये चीज बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक इंडिविजुअल को सिखाता है। देन सोशल बॉन्डिंग। स्पोर्ट्स जो है जितना भी हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं अपने टीममेट्स के साथ में, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में, अपने ओपोनेंट्स के साथ में, तो एक कहीं ना कहीं बेशक कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई भी चीज हो, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोशल बॉन्डिंग, एक अच्छी सोशल बॉन्डिंग जो है हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी कल्चरल वैल्यूज हैं जो कि जिनका बहुत ज्यादा डीप सिग्निफिकेंस है। तो स्पोर्ट्स जो है हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट भी जो है स्पोर्ट्स के माध्यम से काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है। चलिए अब आगे बहुत सारी कुछ और चीजें हैं जो हम सीखते हैं, जैसे डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। अब डिसिप्लिन में रहेंगे तभी हम जो है अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, प्रिजर्वेंस, परसीवरेंस एंड रेजिलियंस। परसीवरेंस यानी कि काम को करते रहना, दृढ़ निश्चय के साथ में ठान लिया तो बस करना है, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम्स आ जाएं, डिफिकल्टीज आ जाएं, चैलेंजेस आ जाएं तो उनको ओवरकम करके आगे निकल जाना है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी की सारी चीजें आप पाएंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स के माध्यम से हमें देखने को मिलती हैं। तो स्पोर्ट्स की ये सारी चीजें हैं जो हमने कुछ डिस्कस की। स्पोर्ट्स किस तरीके से सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल का करता है। अब हम कुछ बात करते हैं लीडरशिप के बारे में। यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर लीडरशिप का आपको बहुत मौका मिलता है, एक कैप्टन की फॉर्म में। ठीक है, आपको जो है एज अ इंडिविजुअल अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, यानी कि एक लीडर को जो जो काम करने पड़ते हैं वो सभी काम एक प्लेयर को भी करने पड़ते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे लीडरशिप की। तो देखिए स्पोर्ट्स के अंदर लीडरशिप जो है वो हमें बहुत सारे तरीकों में देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि लीडरशिप जो है एथलीट्स के अंदर भी, कोचेस के अंदर भी और मैनेजर्स के अंदर भी। तो एथलीट्स के अंदर जो है लीडरशिप टीम कैप्टन की फॉर्म में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर कोचेस के अंदर लीडरशिप जो है उनको तो पूरी की पूरी टीम को लीड करना होता है, मैनेज करना होता है। फिर जो मैनेजर्स हमारे हो गए, मैनेजर्स को जो है लॉजिस्टिक्स वगैरह वो सारी चीजें जो है मैनेज करनी होती हैं। तो आइए बात करते हैं लीडरशिप की डेफिनेशन यहाँ पर एक दी हुई है। यानी कि लीडरशिप, नेतृत्व हिंदी में हम कहेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए इसको हम आम तरीके से समझते हैं। लीडरशिप यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सभी लोगों को साथ में लेकर, यानी कि आपको सबके साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको लीड करना है लेकिन सबको साथ में लेकर चलना है। तो ये डेफिनेशन है लीडरशिप की। बहुत सारी थ्योरीज भी हैं लीडरशिप की जो कि अलग अलग लोगों ने दी है। एक है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि लीडर्स जो हैं दे आर बोर्न, एक तरीके से लीडर्स आर बोर्न, यानी कि जो लीडर्स हैं वो पैदा होते हैं, उनके अंदर बचपन से ही, पैदाइशी ही उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि एक अच्छे नेतृत्व के लिए जरूरी होती हैं। तो ये ट्रेड थ्योरी का कहना है, यानी कि ट्रेड्स जो है वो ट्रेड्स ही उनकी वैसे हैं। फिर है एक हमारी ग्रेट इवेंट्स थ्योरी। ग्रेट इवेंट्स थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई भी सिचुएशन में क्राइसिस आ जाए या कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए, ठीक है, जिसमें एक इंसान को जो है मौका मिले, तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटीज ला सकते हैं। यानी कि इनका कहना यह है कि एक आम इंसान के अंदर भी हम लीडरशिप की क्वालिटीज ला सकते हैं, बशर्ते कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए या उसको ऐसा मौका मिले जहां पर जो है वो अपने अंदर उन क्वालिटीज को लाकर उसको शोकेस करने का, उनको परफॉर्म करने का उसको मौका मिले। फिर है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल और प्रोसेस लीडरशिप थ्योरीज। बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक आपको जनरल आइडिया तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर प्रोसेस लीडरशिप थ्योरीज है, इसके अंदर जो है लोग जो है वो खुद दे चूज टू बिकम लीडर्स, और फिर उसके बाद वो लीडरशिप स्किल्स को सीखते हैं। यानी कि एक तरीके से ये एक प्रोसेस है, ठीक है। पीपल यहाँ पर दे कैन चूज टू बिकम लीडर्स, यानी कि वो चूज कर सकते हैं कि वो लीडर बनेंगे नहीं बनेंगे, यानी कि दे हैव देयर ओन से, वी कैन से।
फिर एक लीडरशिप का प्रोसेस है कि लीडरशिप के प्रोसेस में आपको किस-किस तरीके से काम करना पड़ता है। इस फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक लीडरशिप के प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले तो एक लीडर क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को असेस करेगा। फिर उसके बाद वो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगा। फिर उसके बाद वो एक विज़न क्रिएट करेगा। विज़न क्रिएट करेगा यानी कि हमें हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म में हमें कहाँ जाना है, लॉन्ग टर्म में हमें कहाँ पहुँचना है, ये हमारा विज़न होता है। फिर वो उस विज़न को या हम कहें आम भाषा में उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट डाउन करेगा। फिर उसके अलावा वो स्ट्रैटेजीज़ बनाएगा कि अब उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन उद्देश्यों को कैसे अचीव किया जाए। फिर उसके अलावा उसके बाद जो है एक तरीके से टैक्टिक्स यहाँ पर एक लीडर जो है वो टैक्टिक्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाएगा। फिर उसके बाद जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को यानी कि जो भी उसके साथ लोग हैं काम करने वाले, उनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएगा यानी कि जो चेंज लेकर आने की ज़रूरत है, जो काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। फिर उसके बाद सबको मोटिवेट करेगा, सबको इंस्पायर करेगा यानी कि सबको एनकरेज करेगा कि आप काम करिए, ये ज़रूरत है हमारी, ये चेंज हमें लेकर आना है। और फिर जितनी भी स्ट्रेटजीज़ जो बनाई हुई थी, उन सभी स्ट्रेटजीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट में जो है वो होगा एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। लास्ट में रिजल्ट को एनालाइज़ किया जाएगा। चलिए, अब कुछ लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, लज़ीज़ फेयर स्टाइल होता है। लीडरशिप स्टाइल यानी कि हर लीडर का अपना तरीका होता है लीड करने का। कौन लीडर कैसे लीड करता है, वो सिचुएशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है। प्लस एक लीडर को क्या लगता है कि एक इफ़ेक्टिव तरीका है, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है या फिर उसके जो टीममेट्स हैं, वो किस तरह से बेटर तरीके से काम करेंगे। ऑटोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक वे में या लज़ीज़ फेयर वे में, तो बहुत सारे ऐसे लीडरशिप के स्टाइल्स हैं। जैसे एक है सपोर्टिव लीडरशिप। सपोर्टिव लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि लीडर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स का पूरा ध्यान रखता है, उनके वेलफेयर का, उनकी वेलबींग का, पूरा उनकी ज़रूरतों का, यानी कि अपने एम्प्लॉइज़, अपने सबॉर्डिनेट्स की हर चीज़ का ध्यान रखता है एक लीडर किसमें? सपोर्टिव लीडरशिप में। फिर एक है डायरेक्टिव लीडरशिप। वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्टिव, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, यानी कि एक लीडर जो है एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए कि हमें इस लेवल की परफॉर्मेंस लेकर आनी है और उनको बताता है किस तरीके से आपको करना है, यानी कि स्टैंडर्ड एक डिस्क्राइब कर दिया और फिर उसके बाद उनको बताएगा कि किस तरीके से आपको जो है काम करना है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएगा, यानी कि कंप्लीट गाइडेंस वो यहाँ पर देगा, एज अ गाइड यहाँ पर रोल प्ले करेगा। फिर हमारा एक स्टाइल है अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल। अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लीडर है वो एक तरीके से अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए ऐसे गोल सेट करता है जो कि चैलेंजिंग होते हैं। उन गोल्स को सेट करने के बाद वो अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा कॉन्स्टेंटली जो है वो एनकरेज करता रहता है कि आप करिए, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप करिए। अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर जो है एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि मुझे भरोसा है, आप इस काम को बहुत अच्छे से बखूबी कर पाएँगे। तो ये था अचीवमेंट ओरिएंटेड। फिर एक है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? यानी कि यहाँ पर जो नेता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स का ओपिनियन लेता है। जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके साथ वाले हैं, उनका क्या सजेशन है, उनकी क्या राय है किसी भी चीज़ को करने से संबंधित, उसके बारे में वो उनसे पूछता है। फिर एक है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब ये हुआ, यानी कि यहाँ पर जो लीडर है वो कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने टीममेट्स को किसी भी तरीके की फ्री पावर हम कह सकते हैं या किसी भी तरीके की रिलैक्सेशन नहीं देता है। सारे डिसीजंस कंप्लीटली खुद ही लेता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तानाशाही यहाँ पर जो है वो चलती है। फिर एक स्टाइल है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। स्ट्रेटेजिक लीडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमें जो विजन अचीव करना है वो कैसे अचीव किया जाए और फिर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस विजन को इस स्ट्रेटजी से अचीव करिए या फिर इस स्ट्रेटजी से हम चलेंगे तो हमारा विजन अचीव हो जाएगा। फिर एक स्टाइल है कैरिस्मेटिक लीडरशिप। जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पावरफुल पर्सनैलिटी होते हैं, यानी कि ये इस तरीके के लीडर्स होते हैं कि ये खुद में इतने रिफाइन हो जाते हैं या अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि एक तरीके से इनके जो फॉलोवर्स है वो इनको बिल्कुल अंधाधुंध यानी कि ब्लाइंडली इनको फॉलो करते हैं, ये एक तरीके से रोल मॉडल उनके लिए होते हैं।
फिर एक है हमारा डेलीगेटिव लीडरशिप। लसीज फेरे को हम डेलीगेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। यहाँ पर लीडर का एज सच कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं, अपने हिसाब से जो है वो जैसे उनको लगता है कि करना चाहिए वैसे वो काम करते हैं। लीडर का यहाँ पर जो है मिनिमम इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज्यादा लीडर का यहाँ पर कोई एज सच इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिर एक स्टाइल है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं हिस्ट्री में कोई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ये तो मैंने आपको कुछ नाम लिए हैं सिर्फ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए थे, मतलब हमारे इंडिया के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक तरीके से ये एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। यानी कि एक तरीके से ऐसे लीडर्स होते हैं कि जिनको, जिनकी समाज को जो है आवश्यकता होती है। इनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो टीममेट्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो इनको और इनके एक्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो बहुत आसानी से फिर अचीव हो जाता है। फिर एक है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ऐसा मानती है कि सबॉर्डिनेट्स को जो है मोटिवेट करना चाहिए। कैसे? उनको रिवॉर्ड्स देते रहो बीच बीच में, आप उनको इंसेंटिव्स देते रहो बीच बीच में, और अगर वो कोई गलती कर दे तो उनको आप पनिशमेंट भी करो। यानी कि एक तरीके से जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, आगे पढ़ेंगे हम कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या होती है। जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है उसका यूज हमें यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि रिवॉर्ड से आपको जो है अपने टीममेट्स को एनकरेज करना है, प्लस आपको पनिशमेंट का भी यूज करना है। और रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर ये दोनों चीजें यूज होती हैं। एक और तीसरी चीज है जो यूज होती है, दैट इज एक्सटिंक्शन। ये होता है टू स्टॉप द बिहेवियर कंप्लीटली। फिर एक है कोचिंग लीडरशिप। कोच के अंदर जो है कोचिंग लीडरशिप, जिनको बहुत ही ज्यादा अच्छा वेल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर एक तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर जो है ध्यान रखती है एक तरीके से अपने टीममेट्स का। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म विजन, हम कह सकते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर एक है क्रॉस कल्चरल लीडरशिप। क्रॉस कल्चरल लीडरशिप में जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप को दुनिया, देश दुनिया में अलग अलग तरह की, कहाँ पर क्या कुछ चीजें चल रही हैं, कहाँ पर किस तरह के कल्चर्स में कैसे क्या कुछ इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि ओवरऑल हर जगह की चीजें जो है वो जानने में, नॉलेज को एक्यूमुलेट करने में और फिर उस नॉलेज को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करने में विश्वास रखते हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। बहुत सारी थ्योरीज हैं लीडरशिप की। जैसे ट्रेड थ्योरी है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट थ्योरी है, स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी इसके बारे में। ट्रेड थ्योरी बहुत ही पुरानी थ्योरी है जो ये कहती है कि लीडर्स के अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं, पैदाइशी कुछ उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर, जो कि उनको एक अच्छा लीडर बनाती हैं। फिर उसके बाद बिहेवियरल थ्योरी है। बिहेवियरल थ्योरी ये कहती है कि ये थ्योरी जो है वो किसी भी तरह की क्वालिटीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो सिचुएशन होगी, सिचुएशन के हिसाब से जो है अपना बिहेवियर चूज करेगा। यानी कि एक इंसान को जिस सिचुएशन के अंदर जो बिहेवियर बेस्ट लग रहा है उस बिहेवियर को वो इंसान चूज करेगा। ये हमारी बिहेवियरल थ्योरी थी। फिर हमारी कॉन्टिजेंसी थ्योरी है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एक सिंगल सिंगल लीडरशिप जो है सिचुएशन, सिंगल लीडरशिप नहीं होती, यानी कि एक सिंगल लीडरशिप का स्टाइल नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी एक तरीके से आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। आपको जो है अलग अलग स्टाइल्स अपनाने पड़ेंगे, अलग अलग आपको टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी आपको, अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो। फिर एक है हमारा पाथ गोल मॉडल। ये कहते हैं कि लीडर कैन अफेक्ट द मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप। यानी कि लीडर के हाथ में सब कुछ होता है, वो सारी चीजें होती है जो एक एम्प्लॉयज को या फिर सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट भी कर सकती हैं और उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी एनकरेज कर सकती हैं। फिर कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरीज, ये टाइप भी हमने पढ़ा अभी, यानी कि जो हेरोइक लीडर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स होते हैं, ऐसे लीडर्स जिनका कमिटमेंट इतना ज्यादा स्ट्रोंग होता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति इतना ज्यादा ईमानदार होते हैं कि जो एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। फिर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी है, जो कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट को इनका जो कोर है वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड है, परफॉर्मेंस को लेकर आने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी है,
ये वही कहती है कि लीडर्स जो हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपनी काम करने के तरीके के अंदर चेंजेस लेकर आए, और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने गोल को अचीव करें। फिर मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप लीडरशिप को कैरी ऑन कर सकते हैं। यानी कि सारी थ्योरीज की कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो है वो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ने कंबाइन कर ली गई हैं। फिर एक शैला मॉडल है जो कि फोकस करता है तीन टाइप ऑफ लीडर बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में पहले, और आगे भी पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा बिहेवियर जो कि रिक्वायर्ड है, दूसरा जो कि प्रेफर किया जाएगा ग्रुप्स के अलावा, ग्रुप मेंबर्स के अलावा, और तीसरा जो कि एक्चुअल बिहेवियर क्या है एक इंडिविजुअल का। यानी कि तीन टाइप ऑफ बिहेवियर्स की यहाँ पर बात की है। एक तो आपका जो एक्चुअल में बिहेवियर है, दूसरा जो प्रेफर किया जाएगा, और तीसरा जो रिक्वायर्ड है, जो एक्सपेक्टेशंस है। फिर इसके बाद एक हमारी थ्योरी है लाइफ साइकिल थ्योरी। ये थ्योरी जो है बाद में रीनेम हो गई थी सिचुएशन स्पेसिफिक थ्योरी मिड 1970s के अंदर। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि कोई भी एक बेस्ट स्टाइल नहीं है लीडरशिप का। अब इम्पोर्टेंस की बात करें लीडर्स इन स्पोर्ट्स में, तो देखिए स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे इफेक्टिव लीडर्स को डेवलप करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है। और एक एथलीट की ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्पोर्ट्स करता है, तो एक एथलीट की ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत अच्छा लीडर भी प्रिपेयर हो रहा होता है, बहुत अच्छा लीडर भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहा होता है। अब आगे बात करेंगे स्पोर्ट्स एज मैन्स कल्चरल हेरिटेज। यानी कि स्पोर्ट्स एक तरीके से एक इंसान की जो है एक एज अ कल्चरल हेरिटेज जो है वो कैसे है। देखिए मैन जो है वो हम कहेंगे कि एक तरीके से उसका जो नेचर है वो स्पोर्टिंग ही है। शुरू में भी मैंने आपसे बात की थी कि एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की इनेट टेंडेंसी होती है, इनेट डिजायर होती है कि वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करे। तो एक तरीके से स्पोर्ट्स एक मैन की क्या है, उसका नेचर है, एक मैन का नेचर है, यानी कि एक उसके अंदर की एक नेचुरल टेंडेंसी है। एंड स्पोर्ट्स इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड, यानी कि जब से इंसान का इतिहास है तब से स्पोर्ट्स साथ में चल रहा है। स्पोर्ट्स इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड, यानी कि मानवता जब से चल रही है तब से हमारा स्पोर्ट्स चल रहा है। शुरुआत से ही देखेंगे तो हमने ये पाया है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक हमारी कल्चरल हेरिटेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी जैसे अर्ली सिविलाइजेशंस हमारी हुई है, जैसे ग्रीक हो गया, रोम हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, तो इन सभी ने, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, जैसे ग्रीक हो गया, रोम हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडस सिविलाइजेशन होगी, यानी कि ये जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, तो आप पाएंगे कि इन सभी ने बहुत ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस दी है टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और कहा भी गया है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। और ग्रीक के अंदर तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा एम्फोसिस होता था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था एक अच्छी हेल्दी बॉडी के ऊपर। फिर इसके बाद जो है आप पाएंगे कि ये लोग स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देते थे, उनके रीजंस हर कंट्री में, हर जगह पर अलग अलग थे। कुछ इसलिए इम्पोर्टेंस देते थे स्पोर्ट्स को कि मिलिट्री, ताकि उनकी वहां की उस कंट्री की जो है वो मिलिट्री अच्छी हो जाए, ठीक है। कुछ इसलिए कि जो फिजिकल फिटनेस है वो अच्छी होनी चाहिए, कुछ लोग इसलिए पार्टिसिपेट करते थे। कुछ लोग इसलिए पार्टिसिपेट करते थे कि एज अ रिक्रिएशन, कुछ भी काम नहीं है तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा मीडियम है टाइम पास करने का, एज अ पास टाइम भी लोग इसको यूज करते थे। फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ग्रीक्स को एक तरीके से ऐसा एज अ पायनियर माना गया है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन की, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इतिहास में उसको डेवलप करने के अंदर ग्रीक्स का बहुत ही ज्यादा रोल था। अब आप पाएंगे कि ग्रीक के अंदर जो है ओलंपिक गेम्स की भी शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी? 776 बीसी से। बट जो एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, उनके वैल्यूज, उनके आइडियाज, उनकी फिलोसफी तो वही है, बट लेकिन कुछ कुछ चेंजेस तो हैं ही एंशियंट ओलंपिक गेम्स में और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में। इसको जब हम ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। पर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स आप देखिए कि कितना पुराना है। यानी कि हमारी सभ्यताएं जब से शुरू हुई है तब से इतना पुराना जो है वो स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स एक तरीके से इंसान के कल्चर का हिस्सा था, हर कल्चर का हिस्सा था।
और बहुत सारी सेंचुरीज में आप पाएंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं, जैसे ज्यादातर हिटिंग, जंपिंग, हंटिंग, यानी कि ये सारी जो फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं, ये पहले के टाइम पर एक तरीके से सर्वाइवल एक्टिविटीज होती थी ह्यूमंस की। यानी कि अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज जो है इंसान उस टाइम पर करते थे। फिर जैसे जैसे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस होती गई, वैसे वैसे आप पाएंगे कि स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ता गया। फिर इन एक्टिविटीज ने किसकी फॉर्म ले ली? इन एक्टिविटीज ने स्पोर्ट्स की फॉर्म ले ली। तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, आप पाएंगे कि इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर से निकल कर आए हैं। यानी कि एक तरीके से स्पोर्ट्स जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा जो है वो कभी से रहे हैं। इट इज स्पोर्ट्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन मैनकाइंड। अब कल्चर क्या है? कल्चर आप देखिए, आप सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी सोसाइटी का अपना कल्चर है। कल्चर यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रहन सहन, जीवन जीने का एक तरीका। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, अपना सोचने का तरीका होता है, अपना नजरिया होता है। और कल्चर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। स्पोर्ट्स और गेम्स जो है दे आर एज एंशियंट एज आवर कल्चर। यानी कि हमारा कल्चर जितना पुराना है, यानी कि सोसाइटीज जब से एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जितना पुराना हमारा कल्चर है, स्पोर्ट्स भी उतना ही पुराना है। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे अभी मैंने आपको कुछ बताई थी। अब जैसे फिशिंग हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज लोग नॉर्मली एवरीडे बेसिस पर परफॉर्म करते थे अपनी लाइवलीहुड को मीट करने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। और धीरे धीरे ये एक्टिविटीज चेंज होती गई और इन्होंने स्पोर्ट्स की फॉर्म ले ली। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को हम देखेंगे एज ए एंटरटेनमेंट भी इनको लिया जाता था पहले के टाइम पर। आज भी देर आर पीपल हु पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। तो स्पोर्ट्स और गेम्स एक तरीके से लोगों के अंदर जो है अपने देश के लिए जो है गौरवान्वित महसूस करने के बहुत सारे मौके देते हैं। और हर कंट्री अपने स्पोर्ट्स एंड गेम्स के कल्चर को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहती है। पहले की हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उनके अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को एक एज अ लेजर फॉर्म के अंदर हमने काफी देखा है। लेजर फॉर्म यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो इंसान ने अपनी मर्जी से की, एज अ रिक्रिएशन, एज अ पास टाइम, जिसके अंदर किसी भी तरीके के कोई भी कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं थे। अब बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर काफी अच्छे लेवल तक पार्टिसिपेट किया और बहुत ज्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दी। अब रोम की बात करें तो रोम के अंदर जो है बहुत ज्यादा वॉरियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता था, फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता था, बॉडी की ब्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता था। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो वहां पर जो है बहुत सारे गेम्स भी होते थे, जैसे स्वॉर्ड फाइटिंग हो गया, ठीक है, जिसको आज हम फेंसिंग के नाम से जो है खेलते हैं। फाइटिंग गेम्स हो गए बहुत सारे, चैरियट रेसिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं। ग्रीक्स जो है उन्होंने सबसे ज्यादा सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी थी फिजिकल और मेंटल बॉडी को, यानी कि हमारा शारीरिक और हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। 776 बीसी में हमारे एंशियंट ओलंपिक शुरू हुए थे। तो कौन सी जगह से हुए थे? ग्रीक के अंदर ओलंपिया नाम की एक सिटी है, उस सिटी के अंदर जो है इनकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला जो इवेंट था वो था फुट रेस। अब आगे इंग्लैंड की बात करेंगे तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, ये सभी गेम्स जो हैं इंग्लैंड के अंदर पहले खेले जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट्स हमारे कल्चर का हिस्सा जो है कितने सालों पहले से है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी के अंदर 1774 में फिजिकल एजुकेशन को एकेडमिक्स के साथ साथ बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यानी कि पढ़ाई जितनी जरूरी, खेलना भी उतना ही जरूरी। फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, थ्रोइंग, रेसलिंग, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि जर्मनी में उस समय पर खेले जाते थे। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में जिम्नास्टिक्स की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो बताई गई है। चाइना की बात करते हैं तो चाइना में जो है पोलो यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था टार्टर्स के द्वारा। बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, ये सभी के सभी फेमस गेम्स है। कुछ जापान के अंदर है, जूडो, रेसलिंग, ताइक्वांडो। कुछ अमेरिका के अंदर है, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। और इंडिया के अंदर भी हम पाएंगे तो इंडिया के अंदर भी हमें जो है वेदोस के अंदर जो डिस्क्रिप्शन मिली है उसके अंदर हमें गैम्बलिंग, चैरियट रेसेस, स्वॉर्ड फाइटिंग, स्पीयर थ्रोइंग, भाला फेंकना, एनिमल फाइटिंग, जो कि बहुत ये सारे स्पोर्ट्स जो है बहुत कॉमन थे अमंग रॉयल किंग्स।
अब कंपटीशन की एक बात कर लेते हैं हम कि कंपटीशन की क्या डेफिनेशन होती है। अभी तक हमने बात की कि स्पोर्ट्स किस तरीके से हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो आपने देखा कि हम जो भी स्पोर्ट्स आज के दिन खेलते हैं, वो कितनी सारी कंट्रीज में कब से खेला जा रहा है। यानी कि स्पोर्ट्स जो है जितना पुराना मानव का इतिहास है, उतना ही पुराना जो है स्पोर्ट्स है। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हर इंडिविजुअल एक दूसरे के अगेंस्ट जो है compete करता है, अपनी एक्सीलेंस को शोकेस करता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो है सारे राइवल्स को छोड़ के, यानी कि सारे हम कहेंगे कि एक तरीके से क्वेरल्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ के जो है एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। कंपटीशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ कॉम्पिटिशन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, यानी कि आप अपने ओपोनेंट के साथ में जो है मिलकर कॉम्पीट करते हो। जितने भी हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो गए, ताइक्वांडो हो गया, मार्शल आर्ट्स, जूडो, इन सब के अंदर जो है हमारा कंपटीशन डायरेक्ट होता है। बॉक्सिंग, रेसलिंग, फिर कुछ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स, डाइविंग की बात करें, तो हर इंडिविजुअल अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। हर इंडिविजुअल अलग-अलग परफॉर्म करता है, लेकिन उनका कॉम्पिटिशन जो है वो सभी से होता है, यानी कि साथ में यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते हैं। फिर कुछ इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने भी हमारे इंडिविजुअल गेम्स हैं, एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है, टेनिस हो गया, तो यहाँ पर फिर कुछ टीम कॉम्पिटिशन्स हमारे हैं। टीम के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर यानी कि फुटबॉल, तो ये सब टीम कॉम्पिटिशन्स है। अब कॉम्पिटिशन्स के टाइप्स की अगर हम बात करें, तो बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे नॉकआउट होते हैं, लीग होते हैं, लैडर या फिर हम कह सकते हैं स्टेयर केस इसको हम कह सकते हैं, और कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कॉम्बिनेशन यानी कि नॉकआउट, लीग और स्टेयर केस, यानी कि इन सभी मेथड्स का कॉम्बिनेशन। अब नॉकआउट की अगर हम बात करें तो नॉकआउट के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ खेलता है, और अगर वो हार जाता है तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाता है। ऐसे कॉम्पिटिशन्स अगर हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। टाइम की कमी है, पैसे की कमी है, तो ऐसे कॉम्पिटिशन हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, लेकिन इनका एक कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में कभी-कभी जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो शुरुआत में ही निकल जाते हैं, और एक बार हारने के बाद दोबारा आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है। अब बात करेंगे लीग की। लीग कॉम्पिटिशन्स के अंदर क्या होता है कि हर खिलाड़ी को या फिर हम कहें हर टीम को हर टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो लीग कॉम्पिटिशन का जो बेस्ट हम कहेंगे कि इनका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यहाँ से जो बेस्ट टीम होती है वही निकल कर आती है। डिसएडवांटेज ये है इनका कि टाइम ज़्यादा समय लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ लगते हैं, तो ये थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है। अब जो स्टेयर्स की इस कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, ये रैकेट स्पोर्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। यानी कि इस तरीके से लैडर ये भी जो है एक तरीके से लीग कॉम्पिटिशन की तरह ही होता है। इस तरीके से लैडर की फॉर्म में जो है एक हमारा फिक्सचर बनता है, हम कह सकते हैं, और फिर कंपटीशन को कराया जाता है। फिर कुछ कॉम्बिनेशन इवेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, या फिर ज़ोनल लेवल की अगर हम बात करें तो अलग-अलग ज़ोन्स हैं, तो अलग-अलग ज़ोन्स में जो है हमने लीग कॉम्पिटिशन करा दिया, फिर वहाँ से जो विनर निकले, हर ज़ोन के जो विनर निकले, उन ज़ोन के विनर्स को हमने जो है वो नॉकआउट मेथड से हमने उनको पार्टिसिपेट करा दिया। तो यहाँ पर नॉकआउट और लीग दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि अलग-अलग तरीकों को कंबाइन करके। फिर हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन। देखिए, अभी तक हम जितनी भी चीज़ें बातचीत करते आ रहे थे, हम सोशलाइज़ेशन के अंदर सोशल वैल्यूज़ की काफ़ी बात करते आ रहे थे, स्पोर्ट्स किस तरीके से एज़ अ सोशल मीडियम है, कैसे स्पोर्ट्स एक इंडिविजुअल को वेल एडजस्टेड मेंबर बनाता है। तो कंपटीशन के भी वही सोशल एस्पेक्ट्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। यानी कि कंपटीशन के अंदर भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही कंपटीशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करने से हमारी इंटरेक्शन इंप्रूव होती है। हमारा जो सोसाइटल डायनामिक्स है, वो बहुत ही ब्रॉड वे में जाकर डेवलप होता है। हमारा चीज़ों के टुवर्ड्स परसेप्शन जो है, वो एक अच्छा परसेप्शन बिल्ड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होता है टुवर्ड्स लाइफ। यानी कि कंपटीशन के थ्रू भी हम वही सारे सोशल एस्पेक्ट्स, वही सारी सोशल वैल्यूज़ को हम सीखते हैं, जो कि हम ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम सीखते हैं।
लेकिन कंपटीशन के अंदर ये है कि हमें अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। जैसे स्पोर्ट्स में हम सीखते हैं कि हमें रूल्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। कंपटीशन के अंदर एक्चुअल सिनेरियो आता है जब जहाँ पर आपको रूल्स को वायलेट नहीं करना है, जहाँ पर आपको चीज़ों को फॉलो करना है। जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो सभी वही हैं जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ही हैं। कंपटीशन के अंदर आपको फेयर प्ले, लॉयल्टी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करनी होती हैं। So this is where we come to the end of this class, which was about socialization. Thank you.